ओके, लेट अस स्टार्ट। एंड चैप्टर की मैं बात करूँ, इसकी चैप्टर नंबर 5 वी आर रीडिंग। पीछे से किसकी नॉइस आ रही है? ट्रैफिक की बंद कर देना अपना। तो चैप्टर नंबर 5 इज द लास्ट चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट? तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर दिए हैं? सबसे पहला बताओ कौन सा किया था? लीडरशिप। बहुत बढ़िया, लीडरशिप किया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वेरी गुड। कितने स्ट्रक्चर थे? 7। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कितने टाइप्स के कंट्रोल थे? 3 टाइप्स, ऑपरेशनल, मैनेजरियल, स्ट्रेटेजिक। और स्ट्रेटेजी के कितने बच्चे थे अमन? स्ट्रेटेजिक मैम 4। मैम के तो एक भी नहीं है। मैम हो जाएगी। यार ये तो बात था, बट 4 तो नहीं होने गए। चलो, कौन कौन से थे? सबसे पहला माइस, प्रेमाइज कंट्रोल। दूसरा स्ट्रेटेजिक सर्विलांस, वेरी गुड। तीसरा स्पेशल अलर्ट और लास्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन। कंट्रोल। ओके, ये हमने टॉपिक कर लिया है। नॉट टुडे इज द फोर्थ टॉपिक। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। नवंबर 24, मई 24। मई 24 में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो नवंबर 24 के लिए आने वाला है। मतलब इस सारे टॉपिक आएगा ही आएगा। तो जो टॉपिक आज हम करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है SPM। SPM ये टॉपिक नया ऐड हुआ है सिलेबस में। पहले टॉपिक ये नहीं था SPM। और टॉपिक इतना मजेदार है दैट यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट। मतलब बहुत ही मजेदार, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है। 1 घंटे के अंदर टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक को मेरे साथ साथ जो है फिनिश कर भी दें, अपने दिमाग से भी और आगे के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो टॉपिक का पूरा नाम है बेटा जी स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। मेजरमेंट समझते हो? मेजरमेंट समझते हो क्या होता है? नापना। किस चीज को नाप रहे हैं अपन? किस चीज को नाप रहे हैं अपन? परफॉर्मेंस को। किसकी परफॉर्मेंस को? स्ट्रेटेजी की। स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को। तो स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को नापने के लिए हम उस एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। उस टूल का नाम क्या है? SPM, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। अच्छा, कब नापेंगे स्ट्रेटेजी की जो परफॉर्मेंस है उसको? कब नापेंगे? परफॉर्म कब करती है स्ट्रेटेजी? जब स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होती है, जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है। इसीलिए किस चैप्टर के अंदर गिवन है? चैप्टर नंबर 5 के अंदर गिवन है। यानी कि स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है कब किया जाता है? स्ट्रैटेजी जब क्या होती है? इम्प्लीमेंट होती है। इम्प्लीमेंट यानी कि एग्जीक्यूट होती है। बात समझ में आई? यानी कि समझो, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन से हमारे को क्या था? हमारे को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। क्या वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो पाई या नहीं हो पाई? या फिर हमारी स्ट्रेटेजी कैसी जा रही है? क्या हमें इसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो इट इज अ टॉपिक जहां पर कि हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। स्ट्रेटेजी अच्छी जा रही है या अच्छी नहीं जा रही है। इजी, सिंपल। आप लोग बहुत ज्यादा डांस वांस देखते हो? देखते हो जब डांस, कोई डांस रियलिटी शो में कोई बंदा डांस कर रहा होता है, ठीक है, वो परफॉर्म करता है। जजेस जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि आपने इससे अच्छा तो पिछली बार कर लिया था डांस। समझ रहे हो? मेजरमेंट किया ना, राइट? तो शालिनी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर का मतलब क्या होता है? वी आर मेजरिंग। व्हाट वी आर मेजरिंग? परफॉर्मेंसेस। किसकी परफॉर्मेंसेस? स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंसेस। अमन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रीतिश स्माइल कर रहा है शालिनी नाम से। नहीं नहीं प्रीतिश स्माइल। नहीं नहीं, वो मेरे को देख के स्माइल कर रहा है ना? मैंने इतना इजी तरीके से टॉपिक बता दिया है ना प्रत्युष? यस मैम। चलो ओके। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि SPM का मतलब मेजर कर रहे हैं। मेजरमेंट का मतलब बेसिकली ये हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम कर रही है।
अगर मान लो मुझे पता है कि मैं मान लो आप मुझसे झलक दिखला जा के शो पे मिलते हैं, मैं जज हूँ, आप परफॉर्म करते हैं, प्रत्युष हमारा बहुत अच्छा डांसर है, इसने परफॉर्म किया, फिर मैंने प्रत्युष को क्या बोला, प्रत्युष आप तो इससे बेहतर पहले कर चुके हो, है ना, हमें आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप प्रत्युष को, जब प्रत्युष तो झलक दिखला जा की ट्रॉफी जीतना चाहता है ना, मेन तो उसका यही है मोटिव। तो उस मोटिव को अचीव करने के लिए अगर मुझे बीच में ही पता चल जाए कि कहाँ मैं गड़बड़ जा रहा हूँ, तो वो एक इंडिकेटर का काम करेगा, नहीं करेगा, कि मैं इंडिकेट करके उसको बता रही हूँ कि देखो प्रत्युष तुम गलत जा रहे हो, उसको ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर तुम इसको ठीक कर लोगे तो फिर आप विन कर सकते हो शो को। तो एसपीएम क्या होते हैं बेटा, इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कि वेदर आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग गुड और नॉट। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई बात समझ में आई? तो अगर मैं बोलूं व्हाट आर एसपीएम, व्हाट आर एसपीएम, तो मैं एक शब्द में बोल सकती हूँ एसपीएम इज इक्वल टू the key indicators, the key indicators, whether the organization performance is effective or not, whether the strategies, है ना, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, those are effective or not। तो मैंने दोनों वर्ड यूज कर लिए, परफॉर्मेंस वर्ड यूज कर लिया और स्ट्रेटजी वर्ड यूज कर लिया। इसीलिए एसपीएम का दूसरा नाम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बड़ी बड़ी कंपनियों में एसपीएम को केपीआई नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एसपीएम का सेकेंड नेम। तो एसपीएम का सेकेंड नेम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई बोलते हैं उसको, केपीआई। तो चलो मुझे बताओ, एसपीएम का मतलब, एसपीएम रेफर्स टू द की इंडिकेटर्स। किसकी इंडिकेटर, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की इंडिकेटर, ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है, स्ट्रेटजी ठीक जा रही है या नहीं जा रही है। इजी सिंपल, चले आगे, मीनिंग याद हो गया। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एसपीएम के अंदर हम लोग को सबसे पहले पढ़ना था इसका मीनिंग, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। और एसपीएम का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताएंगे? केपीआई। KPI वेरी गुड, केपीआई। दूसरा है बेटा टाइप्स, एसपीएम के टाइप्स। क्या मैं इसको यहाँ पे ही केपीआई लिख दूं? अगर एग्जाम में केपीआई के टाइप्स पूछे तब भी यही आएंगे। तो वो अगर आपको हाई लेवल का सवाल पूछना चाहता है, ठीक है, किसी बच्चे को एकदम टेंशन में लाना चाहता है, साइकोलॉजिकली आपसे खेलना चाहता है, तो वो क्या बोल देगा, केपीआईज के टाइप बता दो। समझ रहे हो? तो जिस बच्चे को नाम पता होगा दूसरा, वो इस टॉपिक को कर जाएगा, और नहीं पता होगा तो पता क्या बोलेगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया था। है ना? चलो, उसके बाद बेटा जी हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस, सिंपल है, और लास्ट इज चॉइस। 4 चीजें पढ़नी है। चॉइस, चलो पढ़ते हैं। मैं ना आई वॉज लिटरली गोइंग थ्रू विद सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोज, कि जब हम नया टॉपिक लेते हैं तो आई ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज, है ना, बिफोर आई एम गिविंग इट टू माई स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज एनालाइज while I was writing the handmade notes, that point of time I also analyzed। हमारे पास अपनी इंटेलेक्चुअल भी होती है, प्लस मैं देखती हूँ कि बाकी लोग इसको कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने भी यूट्यूब की वीडियोस देखी है, कुछ 2-4 पॉपुलर वीडियोस देख के मेरे को ये समझ में आ गया कि नो एक होती है ना टॉपिक में हवाबाजी, कि बस आपने कंपनी के बारे में 4-5 नाम बता दिए, वो ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे, या फिर आई गॉट द वीडियोस जहाँ पर कि इंग्लिश टू हिंदी हो रहा है बस। Those were not even reading or making the students learn about the keywords, the ICA study material। तो मेरे को लगा कि मैं तो अपनी क्लास है भाई ICA का स्टडी मटेरियल फॉलो जरूर करने वाली हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करती आई हूँ इन द ऑन द न्यू टॉपिक ऑल्सो। तो मीनिंग आपको याद हो गया है। अब टाइप्स पे चलते हैं। 5 नंबर का सवाल एग्जाम में टाइप्स पे, यानी कि चारों में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो टाइप्स है। चारों में से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है बेटा टाइप्स। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज types of SPM और KPIs। टाइप्स ऑफ एसपीएम और केपीआईज, वेरी इजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है।
बट मैं उस क्या बोलते हैं इस टॉपिक को समझाने से पहले एक वीडियो जो है वो प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है? एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी, जितना मेरे को पार्ट रिलेवेंट लगा उतना मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है? रिलेवेंट टू द टॉपिक, ओके? अगर कोई अभी भी इमोशनल है तो वापस आ जाओ, ठीक है? कम बैक टू द क्लास। तो आप लोगों को मेरे को ये वीडियो से दिखाना था बिकॉज आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि जो ये वहाँ शार्क टैंक पे बैठे होते हैं ना अभी आगे वीडियो में क्या होता, नमिता पूछ रही होती है आपने कितनी सेल्स करी, वो पूछ रहा था आपने कितना प्रॉफिट कमाया, लास्ट ईयर आपकी सेल्स कितनी थी, कितने कस्टमर्स को आपने सर्व किया, ये सारी चीजें पूछते हैं ना। तो बेसिकली वो क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे सारी वैल्यूज पूछ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एसपीएम कर रहे हैं। बेसिकली कि आपने जो स्ट्रेटजीज लगाई उससे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि आप उस स्ट्रेटजी को लगा के कितने प्रॉफिट्स कमा पाए, कितनी सेल्स कर पाए, कितना कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए हो। अभी इस वीडियो के अंदर उन्होंने पूछा कि आपने अभी तक कितने व्हील चेयर जो है बेच दिए हैं, कितने कस्टमर्स का रिव्यू आपको आया है, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल चीजें हैं टू एंटर इनटू एनी कंपनी और टू अंडरस्टैंड अबाउट एनी कंपनी। तो नाउ जैसे कि आप लोग भी हो, नाउ आप लोग जैसे कहते हैं ना कि इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो कंपनी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे तो एसपीएम्स केपीआईज के सेक्शन को देखो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? तो केपीआईज बेसिकली आर द इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मैं ये बोलूंगी कि जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं, उनको आप फॉर्मूला बेस्ड अपने एफएम के अंदर पढ़ लेते हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं आपके पास, टर्नओवर रेशियोज हैं आपके पास, आपने पढ़ा होगा ना सेल्स टर्न, वो जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो हो जाता है, करंट रेशियो हो जाता है, डेट इक्विटी रेशियोज हो जाते हैं, ये आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए। तो द वेरी फर्स्ट टाइप इज द फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स, सेल पिछले साल कितनी थी, आप कितनी है, कितना इजी है ना देखो याद करना, ठीक है? उसके बाद देखो हम ये पूछते हैं कि आपने सेल्स कितनी करी है, आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं इसके, आप कितना परसेंट जो है मार्केट शेयर जो है रखते हैं, यानी कि बेसिकली मार्केट मेजर्स। अब आप किसी कंपनी में जा रहे हो, अब वो कंपनी की ने मोनोपोली कर रखी है कि सर वी आर द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस दिस इन इंडिया, समझ रहे हो? तो इंडिया के मार्केट में आप पहले हो, दिस इज द मार्केट मेजरमेंट। कस्टमर यानी कि आपका ही है, राइट? सो फर्स्ट इज द फाइनेंशियल वन, सेकंड इज द मार्केट वन। मार्केट और कस्टमर तो हैंड इन हैंड है। मार्केट रेफर्स टू द एरिया वेयर द बायर द सेलर मीट, तो मार्केट के बाद क्या आ जाएगा, कस्टमर मेजर। कस्टमर के मेजर्स कैसे करोगे बेटा, उसके सेटिस्फेक्शन पर बेस्ड, बोलो यस और नो। और सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट द फंडामेंटल बेनिफिट, राइट, शुड बी थ्रू दैट। अब जैसे चेयर थी, इस चेयर का जो फंडामेंटल बेनिफिट था दैट वाज फॉर द पेशेंस, है ना? तो वो चेयर खरीदने के बाद में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसा है, फंडामेंटली वो बेनिफिट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इज दैट क्लियर? मार्केट के बेस में क्या लिख सकती हूँ कि मार्केट में आपका कितना शेयर है, मार्केट शेयर यानी कि आपकी सेल्स कितनी है इन द इंडस्ट्री, सेल्स इन द इंडस्ट्री। फाइनेंशियल मेजर्स जैसे कि आपके रेशियोज हो गए, आपका आरओआई हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपके प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? इजी था, सिंपल था, बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो ये तो हमारे ऐसे इंडिकेटर्स है जो कि आपको इजीली समझ में आए होंगे। लास्ट इज वो लड़की बार बार बोल रही थी सर मैं पहली हूँ जिसने ऐसा लॉन्च किया है, उसने अपनी पूरी जर्नी बताई कि उसने कैसे लॉन्च किया है, बताया कि नहीं बताया? तो वॉज देयर एनी इनोवेशन? यस, देयर वॉज इनोवेशन। सो इफ द कंपनी इज कमिंग विद समथिंग व्हिच इज इनोवेटिव इन नेचर एंड उस कंपनी ने कितने पेटेंट्स फाइल किए हैं, सर मैंने ये बनाया, मैंने इसके पेटेंट्स फाइल किए हैं, ये भी फाइल करने रखे हुए हैं। तो इनोवेशन अगर कोई कंपनी करती है तो हम इनोवेशन के अंदर, उसने आर&डी की थी, याद है 5 साल उसने लगाए थे, लिखा हुआ था नीचे कि 5 इयर्स उसने आर&डी करी थी अपने पापा के साथ, और फिर जाके उसने वो प्रोडक्ट क्या किया था, लॉन्च किया था। तो आपको नहीं लगता कि कोई कंपनी 5 साल आर&डी करने के बाद कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो भी उसको उसके एक
परफॉर्मेंस मेजरमेंट का है क्या यार, सबके बस की थोड़ी होता है इनोवेशन करना, समझ रहे हो मेरी बात। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कम अप विद द हैंड मेड नोट्स, हाथ से लिखे हुए, पहले इसका नाम हैंड रिटन नोट्स हुआ करता था। तो ऐसे थोड़ी ना कि क्या बोलते सबके बस की था ये चीजें करना, भाई नहीं था सबके बस की। पर आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, उस टाइम पे जब मैंने इसको लॉन्च किया था, सबसे पहली जब मैंने किताब लिखी थी, तब तो मैंने डायरी पे नोट्स बनाए थे, और मैं ये सोचती थी कि मैंने डायरी पे लिख दिया, अब इसे बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, तो फोटोकॉपी करना ही सिर्फ एकमात्र मुझे माध्यम लगता था। तो innovation लाना is not an easy task, but it tells you about your performance, it tells the level of hard work। आप 5 साल किसी कंपनी में R&D में लगा रहे हो, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, what a thing to be taken into consideration, what a performance, right? ओके तो इनोवेशन भी याद रखोगे। तो बताओ अभी तक कितने पॉइंट पढ़ा है, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल, उसके बाद मार्केट मेजरमेंट, उसके बाद कस्टमर मेजरमेंट, और लास्ट इज इनोवेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कंपनी में हमारे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, विच आर एम्प्लॉइज। प्रत्युष मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरी कंपनी, मान लो मेरी एसएम क्लासेस है, ठीक है, तो अगर मेरी एसएम क्लासेस में मेरी जो टीम है उसके मेंबर्स जो है ना, दे कीप ऑन चेंजिंग, है ना। आज कोई है, आपने जब से बैच लिया है, आप यू आर टॉकिंग विद द सेम मेंबर, राइट, बट अगर आपको मालूम पड़े 15 दिन के बाद कोई और आ जाता है, फिर 15 दिन के बाद कोई और आ जाता है, आप क्या छवि मान के चलेंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? कुछ तो गड़बड़ है। या तो मैम की ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, या मैम की लीडरशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय इतना ज्यादा टर्नओवर डाल रहा है, यानी कि एम्प्लॉय इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, कुछ तो बात है। मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आप देखो उसमें अलायंसेस बनती है, ठीक है। अब वो अलायंसेस जो होती है काफी कम टाइम के लिए होती है। अब फैकल्टी बीच बैच में भी चला जाता है, दूसरा फैकल्टी को लेके आ जाते हैं, तुरंत उसका फीडबैक खराब होता है। अभी तक अच्छा फीडबैक था, जैसी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई, फैकल्टी ने अपनी कोई बात रखी, तुरंत फैकल्टी चेंज, नया फैकल्टी इन, खत्म। पर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या बच्चा नहीं देख रहा है, क्या बच्चा समझ नहीं रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? तो सिमिलरली अगर एम्प्लॉइज जो हैं वो बार बार उनका टर्नओवर ज्यादा रहेगा, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी परफॉर्मेंस खराब है, यही हमें देखने को मिलता है। और अगर एम्प्लॉयज टिक है, अब आपको भी पता है ना कि अगर मान लो कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो एक एसेट होता है कि नहीं होता है? अब आप अपने उस एसेट को जाने थोड़ी दोगे, आप उसको बोलोगे भाई ले 10% की जगह 15% इंक्रीमेंट ले, बी एन एसेट टू माय कंपनी, इजंट इट? तो जहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होता है, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन जा रही होती है, तभी वो परफॉर्मेंसेस जो होती है वो डाउन दिखाती है, दर्शाती है। एम्प्लॉय टर्नओवर इज द नेक्स्ट पॉइंट। बताओ, याद रहेगा, इजी है। एम्प्लॉय टर्नओवर, बताओ एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना। जैसे हमने वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करी, ऐसी बताओ एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसको फीलिंग आनी चाहिए ना काम करने की, दैट ही इज सेटिस्फाइड विद माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अभी परसों तरसों की बात है, देयर वाज वन टीम मेंबर, वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट से है मेरे, तो मैंने उसे, आई वाज टॉकिंग विद हिम, ही वाज नॉट गिविंग मी समथिंग क्रिएटिव फ्रॉम पास्ट आई गेस 1 वीक। तो मेरे को जो भी चीज लेके आ रहा था, मेरे को नहीं जम रहा था, तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला, ओके फाइन। फिर सडनली कल उसने मुझसे बोला कि मैम पता नहीं, आई डोंट नो, अभी मेरा माइंड नहीं चल रहा, कुछ क्रिएटिव आ नहीं रहा है। मैंने कहा मैं तो एनालाइज कर चुकी थी, 1 हफ्ता हो चुका था। तो कहते मैम क्या करना चाहिए? मैंने कहा यू शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 2 डेज, सैटरडे तक ऑफ पे रहे, संडे तक ऑफ पे रहे, छुट्टी कर, चिल मार, कुछ ना कुछ और कर, डोंट डू वर्क। You all put your 24 hours in your systems or your mobile phones. Get lost from this lifestyle. 3-4 दिन के लिए खत्म कर दे इस चीज को, कुछ फ्रेश कर, नया कर, प्लांटेशन में कर ले, प्लांटेशन में चला जा, मूवी देखा, बाहर घूमा, आइसक्रीम खाया। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अगर मैं उसे बोलूं नहीं, अगर कोई बंदा क्रिएटिव नहीं है, मेरे को कितना हैम्पर हो रहा है। 1 वीक इफ पर्सन ट्यूसडे को मैसेज आता है, सैटरडे तक का मैं ऑफ दे रही हूँ, कि मुझे कितनी भरपाई करनी पड़ेगी उसकी, हाँ कि ना? बट मैं जानती हूँ कि जब वो फॉर्म में आएगा, डबल काम करके देगा मेरे को। दैट इज अ पर्सन जो मैं एनालाइज कर चुकी हूँ। तो वो बंदा टिका हुआ है ना, और अगर मान लो मैं उसके बैड टाइम्स पे उसको जो है नहीं कर रही हूँ, तो वो बंदा क्या करेगा? आई एम लीविंग एसएम क्लासेस बिकॉज मैम के मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है भाई, ठीक है, खत्म। इजी सिंपल, याद रहेगा, ये सारे कीवर्ड्स हैं। लास्ट ई आया बेटा,
ई आया, ई से ही दूसरा है बेटा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल मेजर्स। मेरे पास अभी वो क्लिपिंग नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। बट जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कोई ऐसा कॉज लेकर आते हैं, आप एक ऐसा पर्पस लेके आते हैं, आप ऐसा काम कर रहे होते जिससे कि एनवायरनमेंट जो है ना वो काफी सेफ रहता है। जैसे मैंने कहा कि कोई कंपनी है, उसने बोला कि देखो मेरी वैसे तो कोई ये अगर काम एक्स कंपनी करती तो उसका वेस्ट जो है 25% जनरेट होता, बट ये काम मैं कर रही हूँ तो मेरा वेस्ट जो है सिर्फ 2% जनरेशन है। तो मैंने वेस्ट जनरेशन में जो है डिक्रीमेंट किया है, और ये मेरी नई चीज, ये मेरा नया पर्पस है ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वही है, सब कुछ वही है, मार्केटिंग भी वही है, सब कुछ वही है, लेवल प्रोडक्ट भी वही है, बट मैंने एनवायरमेंट को दिमाग में रखते हुए किया। तो क्या एनवायरमेंटल मेजर्स एक तरीके से हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। हालांकि 6 पॉइंट को लोग बहुत कम तरीके से यूज करते हैं, बट हम करते हैं। अब जैसे आपको याद होगा जब मैंने ऑडिट का बैच के लिए आपको बोला था, तो मैंने आपको ये चीज बोली थी ना कि यार आप ना मेरे को बता दो, अगर आपके मन में अभी भी है, एक डाउट भी है कि आप लोगे कि नहीं लोगे, मुझे बता दो, मैं आपको ऑडिट के चार्ट्स भेज दूंगी, ताकि दोबारा दोबारा ना मुझे देने पड़े। तो ये बेसिकली ऐसे है ना कि आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हो, जैसे मैं इन चीजों के बारे में सोच रही हूँ, जैसे आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हो। अगर आप देखो बैटरी ऑपरेटेड जो कार्स आई हैं, जो रिक्शाज आए हैं, ई रिक्शा बैटरी वाले जो आए हैं, उसके बाद स्कूटी लॉन्च कर दी ओला ने बैटरी वाली, ये सब किसको देख के करी है? एनवायरमेंटल मेजर को तो देख के करी है। प्रोडक्ट तो पहले भी था मार्केट के अंदर, स्कूटी पहले भी थी मार्केट के अंदर। तो एनवायरमेंटल मेजर्स भी होते हैं कि आप एनवायरमेंट को क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को अच्छे से रख रहे हो। तो दैट इज द एनवायरमेंट। इसमें कि वेस्ट रिडक्शन आ सकता है, आप वेस्ट रिड्यूस कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप जो है एनर्जी को कम यूज कर रहे हो, एनर्जी कंजम्पशन जो है आपने कम कर दिया है। कि जैसे कि आपने कोई चीज है उसमें आप एनर्जी यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी से भी आप ज्यादा चला सकते हो। अब जैसे कि उसने बताया था व्हीलचेयर वाली ने कि एक बार ही चार्ज किया तो कितना महीना चल जाएगा, पूरा 1 महीना। कितनी बड़ी बात थी ये, पूरा 1 महीना। आप एक दिन फोन चार्ज करते हो, वो एक दिन नहीं टिकता है, और उसकी पूरी व्हीलचेयर 1 महीना टिक रही है, समझ रहे हो? अगर इसमें भी वो रोज रोज चार्ज करने की बात कर दे तो आपके लिए कितना फजीता है। पेशेंट वैसे भी प्रॉब्लम में है, फिर आप रोज रोज वो चार्ज करनी है, कितने बड़ा फजीता है। कितनी बड़ी बात याद रखी उसने, दो चीजें सॉल्व करी, पेशेंट को देखते हुए भी सॉल्व किया, एनर्जी को आपने उसका कंजम्पशन भी कम किया, 1 महीना की बैटरी ऑपरेशन दिया आपने उसके ऊपर। या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका ओमिशंस है, जो आप ओमिट करते हो यानी कि जो आप निकालते हो चीज, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, कम हार्मफुल है। तो इन दैट वे यू आर एक्चुअली सेविंग द एनवायरमेंट। तो ये क्या है बेटा जी, ये है हमारे टाइप्स, यानी कि इन चीजों को, इनको हम मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि whether we are going good or। अगर मेरी स्ट्रैटेजी जो है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर दैट वाज अ फाइनेंशियल मेजर अटैच्ड टू इट, मेरे दिमाग में था कि देखो मुझे तो ना मेरी स्ट्रैटेजी सुनना, मेरी स्ट्रैटेजी को लगा के मुझे 48% का प्रॉफिट तो होना चाहिए था, ठीक है, मुझे अप्रोक्सीमेटली 48% का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो मैंने बोला फाइनेंशियल मेजरमेंट करना और देखना कि स्ट्रेटजी सही से जा रही है कि नहीं जा रही है। तो सो फार अगर मैंने फर्स्ट क्वार्टर में रखा 48%, ठीक है, मैं मान के चलूंगी कि मैं नेक्स्ट क्वार्टर में भी कर ही लूंगी। तो मैंने फाइनेंशियल मेजरमेंट कर दिया। मैंने कहा मुझे वेस्ट रिडक्शन जो है 2% करनी है खाली, और अगर मैं 2% रख पा रही हूँ तो हाफ ऑफ द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड, तो आगे भी सही जाएगा सब कुछ। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, इजी था, सिंपल था। तो 5 पॉइंट तो आप एग्जाम में आराम से लिख दोगे। बताओ कौन कौन से पॉइंट थे? फाइनेंशियल, मार्केट के साथ सीधे कस्टमर आता है, इनोवेशन, एम्प्लॉयज एंड एनवायरमेंटल। हाँ जी प्रत्युष, जो आपने बात बोली है वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस, वहां पे हम जानेंगे, जो आपने मुझे लिख के बोला है ना, और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप इम्पोर्टेंस का सेकंड पॉइंट देखेंगे दैट इज ऑन द एलोकेशन। चलिए डन 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 डन। तो एग्जाम के अंदर दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 5 मार्क्स। मैं आपको एक बारी स्टडी मैट से पढ़वा देती हूँ, पेज नंबर 60। ये देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। पहला है फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर मैंने आपको कीवर्ड क्या याद करवाया था? आरओआई, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब याद कराया था। उसके बाद मैंने आपको कराया फाइनेंशियल के बाद मार्केट कराया, मार्केट मेजर्स। मार्केट मेजर्स यानी कि हमारा मार्केट शेयर कितना है,
हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स, यानी कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, कस्टमर कितना रिटेन कर रहे हैं, उसकी लॉयल्टी, उसकी नीड्स को कितना फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद इनोवेशन मेजर्स मैंने आपको कराया कि जो है इनोवेशन मेजर्स गिवन है। इनोवेशन मेजर्स, इनोवेशन के अंदर मैंने आपको R&D वर्ड जो है याद कराया था, उस पर कितनी स्पेंडिंग हुई है, पेटेंट के लिए कितना अप्लाई कर रखा है आपने, कितने लॉन्चेस किए हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मेजर्स, एम्प्लॉय यानी कि उसका टर्नओवर रेट, उसका सेटिस्फेक्शन। एनवायरमेंटल मेजर्स यानी कि जैसे एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, कार्बन एमिशंस, ब्ला 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 ब्ला, दैट्स इट। तो मुझे बताइए टॉपिक इजी लगा? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, एक बार इसको रीड कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन SPM से आएगा ही आएगा। शालिनी इजी है, सिंपल है, इजी है। चलो, एग्जाम में आने वाले चांसेस हैं, तभी मैंने आपको बोला है कि ये करके जाना, छोड़ के नहीं जाने का। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत बड़े रूप में नहीं लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, मतलब कि ज्यादा फोकस में नहीं है, बट ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो MCQ के लिए पढ़वा रही हूँ मैं ये, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो हम जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे थे, हमारे पास बहुत टाइप के मेजरमेंट्स थे। हम फाइनेंशियल मेजरमेंट भी कर सकते थे, हम कस्टमर मेजरमेंट भी कर सकते थे, हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी कर सकते थे, ठीक है? बट अगर मैं बात करूं एज अ लेमैन, यानी कि एज अ बिजनेसमैन को अगर मैं कोई सारी बातें नहीं बतानी, एज अ लेमैन मुझे, मैं से क्या समझाऊं अबाउट दी मेजरमेंट, अबाउट की तेरी स्ट्रेटेजी सब कुछ सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो जो बिजनेसमैन होता था ना बेटा, उसको तो सिर्फ एक चीज दिखती थी। बताओ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक नॉर्मल लेमैन हो, एक बिजनेस करते हो, तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा? आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखेगी, क्या है वो? प्रॉफिट। उसको किससे मतलब होता है? प्रॉफिट से मतलब होता है ना? कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर मान लो मैं किसी को शार्क टैंक पे ना बिठाऊं, कोई इतने जानकारी लेने वाला बंदा नहीं हो, एक नॉर्मल इंसान से बात करो, यार मैं तो ये धंधा चलाती हूँ, सामने से इंसान क्या पूछेगा? मैडम कितना कमा लेती हो? समझ रहे हो क्या प्रॉफिट्स है? एग्री करते हो इस बात से कि नहीं करते हो? फिर क्या हुआ, बिजनेसमैन जो है थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, कहते नहीं, मेरे को जो है ना प्रॉफिट तो देखना ही है, साथ में ना मुझे दो चीजें और देखनी है, पहला है लोग, पीपल। जैसे आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग के अंदर, आपने पढ़ा होगा अपने थियोरेटिकल पार्ट के अंदर कि यार हमें जो है अपने कस्टमर्स को खुश रखना होता है। अगर मान लो मैं एक मेडिकल प्रोडक्ट देती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, ये मेरा लॉ कहता है, ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा दिमाग कहता है। अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जिसकी 3 मंथ्स के अंदर वैलिडिटी है, खत्म हो जाती है, तो मुझे एक कॉशन जो है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? मैंने लोगों के ऊपर ध्यान देना चालू किया, और लोग सिर्फ कस्टमर ही नहीं, ऐसे लोग जो कंपनी में काम करते हैं, मेरे एम्प्लॉय, उनको भी तो मैं रुथलेसली यूज नहीं कर सकता। ये थोड़ी ना, जैसे मान लो भी मैंने आपको अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट के बारे में बताया, उस बंदे को मैं रुथलेसली थोड़ी यूज कर सकती हूँ। ये थोड़ी ना कि जान की बाजी लगा देगा वो मेरी कंपनी के लिए। समझ रहे हो? तो मेरे को पीपल को भी उतना यूज करना चाहिए जितना यूज करना बनता है, यानी कि मैंने जो है पीपल को कंसिडर करना चालू किया। पहले मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती थी, अब मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ। पहले मेरे को सिर्फ क्या दिखता था? प्रॉफिट दिखता था। अब मैं लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ। वो लोग कौन से हो सकते हैं? आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो लोग स्टेक होल्डर्स, जितने भी लोग हैं, शेयर होल्डर्स भी, मतलब अगर मान लो मैं हूँ, एक स्टेक मैं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा शेयर मैं रखती हूँ, दूसरा शेयर होल्डर भी, उसके बारे में भी मुझे सोचना है। जरूरी थोड़ा ना कि पीपल में सिर्फ कस्टमर्स ही आएंगे, एम्प्लॉयज ही आएंगे। यानी कि अब हमने लोगों के बारे में सोचना चालू किया। ओके, तो व्हाट वाज एडेड इनटू द विजन, व्हाट वाज एडेड किया, देखो मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए, और उसके बाद हमारे लोग भी हमसे खुश रहे कहीं ना कहीं। अगर तुम मुझसे पढ़ने के बाद मुझे गालियां दोगे कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए, तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं।
तो यानी कि मेरे को प्रॉफिट से भी मतलब है, मेरे को पीपल से भी मतलब है। अगर मेरे को मेरा टीम मेंबर मुझे गाली दे, मैं तो बहुत काम कराती है, पेमेंट इतना करती ही नहीं है, मुझे उससे मतलब है? हाँ, मुझे उससे मतलब है। कुछ बात हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, आपके बैच में से हुआ था, क्या था, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग हमारे टीम मेंबर से प्लीज रेस्पेक्टफुली बात किया कीजिए, याद है आपको? तो ये क्या है, कंसर्न फॉर द पीपल है ना। अदरवाइज तो मैं उनको बोल सकती हूँ भाई बच्चा हमारा कस्टमर है, जैसे मर्जी बात करे, कस्टमर हमारा भगवान है, बट ऐसा नहीं है ना। मैंने उसको लॉजिकली सोचा और पीपल को क्या किया, इंक्लूड किया। और पीपल के साथ साथ मैंने एक और इंक्लूजन लाया साथ में। क्या इंक्लूजन लाया? प्लैनेट, यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को भी मैं ऐसा नहीं रूथलेसली यूज करूंगी, समझ रहे हो? अब जैसे स्विगी आया, स्विगी, जोमेटो, ये सब होम डिलीवरी दे रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने होम डिलीवरी में जो वो जो है वो क्या बोलते हैं उसे, वो बाइक्स, जो बाइक्स वो यूज करते हैं फॉर द मोबिलिटी, सामान को देने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब सोचो कि घर बैठे आप खाना मंगवा रहे हो, तो कितना नंबर ऑफ डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही थी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। और ये फटफटिया वाले, ये इनके पास में वो भी नहीं होता अपना, क्या बोलते हैं उसे, हमें हर साल करानी पड़ती है वो इन्वायरमेंट, वो पॉल्यूशन टेस्ट। पॉल्यूशन, हाँ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं होता इनका, कुछ नहीं होता, फपटी के चलते हैं ये। तो मुझे बताओ, जोमेटो ने, स्विगी ने स्टार्टिंग में प्लैनेट के बारे में सोचा? नहीं, पहले किसके बारे में सोचा? प्रॉफिट के बारे में, फिर पीपल के बारे में, फिर ये प्लैनेट पे आए। तो इन्होंने कैसी कैसी बाइक्स देनी शुरू कर दी, बैटरी वाली बाइक्स देनी चालू कर दी। बट बैटरी वाली बाइक का एक लिमिटेशन था कि वो स्पीड में इतना तेज नहीं चल पाती थी, तो उन्होंने नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो इंक्रीज कर दिए, जो लोग थे पीपल ज्यादा भर्ती करना चालू कर दिए, समझ रहे हो? तो पहले किसके बारे में सोचता है एक बिजनेसमैन? प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट के बारे में सोचता है, यानी कि दिस वाज द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो खत्म, बिजनेस बंद कर दो। फिर क्या हुआ, बॉटम लाइन में पीपल को ऐड कर दिया गया और प्रॉफिट को, प्लैनेट को ऐड कर दिया गया। तो बॉटम लाइन में कितनी चीजें आई? 3 चीजें आई कि मेरे को प्रॉफिट भी होना चाहिए, मेरे लोग भी खुश रहे और मेरा प्लैनेट भी खुश रहे। तो बॉटम लाइन में कितनी चीजें आ गई? अब 3 चीजें आ गई। अगर प्रॉफिट है, पीपल और प्लैनेट खुश नहीं है, तो यानी कि आई एम नॉट मीटिंग द बॉटम लाइन, मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अब बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, इसको इजी भाषा में बताती हूँ। आपने एफएम में ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मान लो मैं ब्रेक इवन से नीचे जाती हूँ तो क्या मैं क्या सजेस्ट करूंगी कंपनी को, क्या करना चाहिए तेरे को? बंद कर, धंधा बंद कर देना चाहिए। तो समझो ये ब्रेक इवन पॉइंट की तरह है, ये बॉटम लाइन है। आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, बंद कर दो धंधा। आपको पीपल प्लैनेट से मतलब नहीं, बंद कर दो धंधा, समझे? और बेटा जी फिर उसके बाद क्या हुआ, पीपल प्लैनेट आए और फिर उसके बाद हमने कहा कि देखो प्रॉफिट भी समझ में आता है, पीपल भी समझ में आता है, प्लैनेट भी समझ में आता है, बट एक चीज मेन जो है फिर वो ऐड हुई, कहता है अब आपका पर्पस भी कुछ होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं है आपका कुछ, तो धंधा तब भी बंद कर दो या आपका खुद से हो जाएगा। पर्पस का मतलब समझते हो? जो आप मिशन पढ़ते हो, मिशन इज द पर्पस, पढ़ा है हमने, मिशन इज द पर्पस। तो आपके पास में कोई ना कोई मिशन होना चाहिए। तो बॉटम लाइन के अंदर फिर फोर्थ पॉइंट क्या ऐड हुआ? पर्पस ऐड हुआ। अगर आपको याद हो तो पहले ना मार्केटिंग में आप 4 P's पढ़ते थे, तो इट इज एज सिमिलर एज दिस। ये बिजनेस के 4 P's हो गए हैं, ठीक है, और ये आगे करके अब बढ़ते ही रहेंगे। तो ये आपको ना इसकी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। पहला क्या था बेटा? सिर्फ प्रॉफिट, फिर कौन सा आया? पीपल प्लस प्लैनेट, और फिर क्या आया? पर्पस। इजी। अगर मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी इन चारों चीजों को मीट नहीं कर पा रही है, तो यानी कि वो अपने बॉटम लाइन से नीचे जा रही है, दैट मींस इट इज अ बॉटम लाइन जो कि वो क्रॉस कर रहा है। तो कंपनी को हमें क्या बोलना चाहिए? वी विल सजेस्ट द कंपनी टू शट डाउन। इजी, सिंपल। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया? मैंने इसलिए पढ़ाया बेटा कि एक पॉइंट है तो बोलते हैं बेटा ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। बॉटम लाइन ये रही, तो पहले ना ये 3 चीज मेन होती थी, तो इनको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो यानी कि वो बिजनेस कमजोर है, उसको उस बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए। तो ये भी तो एक मेजरमेंट हुआ ना
कि बंद कर दे कि क्या कर दे, ये भी तो एक मेजरमेंट हुआ। तो कहते हैं जो बंदा लेमैन है ना, बिजनेसमैन जो लेमैन है, जो तो नहीं समझता फाइनेंशियल मेजर्स, मार्केट मेजर्स, ये मेजर्स वो मेजर्स, उसके लिए इजी सीन दे दिया BBLF, यानी कि ट्रिपल, ये 3 चीज फुलफिल होनी चाहिए। और अब मॉडर्न अप्रोच के तहत ये BBLF नहीं है, इसके अंदर पर्पस को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो MCQ में वो आपसे पूछ सकता है BBLF क्या होता है, BBLF में कौन से 3 P's होते हैं, तो ये वाले 3 P's होते हैं। अगर मॉडर्न के बारे में पूछेगा तो कौन सा बताओगे, फिर पर्पस को ऐड कर दोगे। अब बात समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। तो क्या ये भी मेजर्स ही है? हाँ, ये भी मेजर्स ही हैं, पर ये कैसे मेजर्स हैं, ये ऐसे मेजर्स हैं जो एक नॉर्मल लेमैन सोचता है। भाई तू ये तो सोच ले खाली, ठीक है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, लॉजिकली अगर देखो, प्रॉफिट्स के अंदर आपका जो है फाइनेंशियल मेजर्स खत्म हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है। पीपल के अंदर देखो, कस्टमर भी आ गया, एम्प्लॉय भी आ गया कि नहीं आ गया, देखो प्लैनेट के अंदर एनवायरमेंटल आ गया, समझ रहे हो। और पर्पस में बेसिकली कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए, हम मान के चलते हैं। तो कवरेज जो है वो ऑलमोस्ट उसकी ही दे रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इतने शाणे हैं तो समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, घुमा फिरा के वही चीजें दे रखी है। तो या तो आप एक बिजनेस नॉर्मल लेमैन है तो आप ये समझ लीजिए, और अगर आप एक टिपिकल बिजनेसमैन है तो आप ये समझ लीजिए। इजी सिंपल। मैं चाहती ना मैं इसको छोड़वा सकती थी, ठीक है, फैकल्टीज ने कवर भी नहीं करा है, पर मैंने इसको नहीं छुड़वाया बिकॉज मैं MCQ का अगर एक क्वेश्चन में मान लो आपको आ गया अब कि 3P बताओ, 3P या फिर BBLF स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट, तो कम से कम आप टिक मार्क करके आ जाओगे। भले आपने एक बारी क्लास में पढ़ा ना, आप टिक मार्क करके आ जाओगे। इजी। जसप्रीत, जितेंद्र, विष्णुकांत, काजल, इंद्रजीत, क्लियर है सबको? मॉडर्न वाले में क्या ऐड हुआ था? पर्पस। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो स्क्रीन पे आपको डायग्राम से दिख रहा है। आपको डिस्क्रिप्टिव में प्रिपेयर नहीं करना है ये, ठीक है, आपको बस MCQ के लिए प्रिपेयर करना है ये। देखो तो पहले क्या था, पहले ये 3 चीजें थी ना, उसके बाद क्या हुआ, हमने पर्पस भी ऐड कर दिया। ओके, डन 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 डन, विष्णुकांत ऑल क्लियर, ओके। चले आगे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा मेन टॉपिक था ना, टाइप्स, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि अब हमें और क्या क्या पढ़ना है। टाइप्स के बाद हमें इंपॉर्टेंस पढ़नी है और फिर चॉइस पढ़नी है। तो पहले हम बेटा चॉइस पर आ रहे हैं, क्योंकि चॉइस इन रिलेशन टू टाइप्स है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पूछती हूँ, मैं किससे पूछूंगी, मैं इंद्रजीत से पूछूंगी, मैं शालिनी से भी पूछ सकती हूँ, गर्ल से पूछूंगी। अच्छा शालिनी एक बात बताओ, कि शादी मेरी है, ठीक है, और तुम जो हो गेस्ट हो, ठीक है शालिनी, इंद्रजीत मेरी शादी है, इंद्रजीत भी गेस्ट है, ओके। मुझे ये बताओ कि ब्राइडल मेकअप जो है वो किसे कराना चाहिए, मुझे या आप लोगों को, ब्राइडल वाला मेकअप? आपको, मुझे, क्यों? because you are the bride हो। बिकॉज आई एम द ब्राइड। थैंक यू सो मच, ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है, जब होंगी तो कितना अच्छा लगेगा। बस वही दिन होता है जो अच्छा होता है, उसके बाद ब्राइड से आप, ब्राइड जो होती है वो एक ब्राइब होती है जो देते हैं, बेटा आज ही जी ले अपनी जिंदगी, खत्म। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, ब्राइड के बाद वो ग्रूम, ब्राइड ग्रूम से आप कब, वो झाड़ू को क्या कहते हैं प्रत्युष? ब्रूम, समझते हो? ब्राइड प्लस ग्रूम इज इक्वल टू ब्रूम। बाद में झाड़ू पोछे लगाने पड़ते हैं बेटा। चलो खैर, तो ये बात आपको कितनी जल्दी समझ में आ गई कि ब्राइड हो तो ब्राइड वाला मेकअप आप ही कराओगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी को मेजर करना हो, कि वो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना हो, तो कौन से वाला मेजरमेंट यूज करूं? फाइनेंशियल मेजरमेंट यूज करूं, मार्केट मेजर यूज करूं, इनोवेशन मेजर यूज करूं? ये डिपेंड करता है उसके धंधे पे ना, डिपेंड करता है उसके धंधे पे, बोलो हाँ कि ना। तो फोर्थ टॉपिक इज चॉइस, यानी कि कौन सा मेजरमेंट यूज करना चाहिए। चले तो चलो, चॉइस इज द नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा मेजरमेंट यूज करना चाहिए। ओके, तो ब्राइड की सिस्टर का मेकअप जो है गर्ल्स कराएंगी, है ना, और ब्राइड वाला मेकअप कराएंगी, और ग्रूम क्या कराएगा? ग्रूम तो कुछ भी नहीं कराएगा,
रूम तो संभालना है, मेकअप करा करा है संभालना है, डाइजेस्ट कर ले सामने वालों को देखकर, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। चलो, तो चॉइस में बेटा जी याद रखो, एक चीज बता रही हूँ, रेलेवेंट 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 डेटा, रेलेवेंट डेटा 1% होना चाहिए, 1% 1% होना चाहिए। याद करने की टेक्निक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, रेलेवेंट डेटा 1% होना चाहिए। सबसे पहला है मेरे बच्चों रेलेवेंस। आपने जैसे मुझे बताया ना कि ब्राइड हो तो क्या करोगे, ब्राइडल मेकअप, ब्राइड की सिस्टर हो तो क्या करोगे, ब्राइड की सिस्टर का मेकअप। यानी कि आप वो वाला मेजरमेंट चूज करोगे जो रिलेट करता है, जो रेलेवेंट है आपके बिजनेस के लिए, जो आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव से क्या करता है, रिलेट करता है। समझ गए? अब प्रत्युष मान लो एक ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसका मतलब ये है कि कुछ भी होए, बच्चा पास हो, बच्चा फेल हो, मेरा एम्प्लॉय आए, मेरा एम्प्लॉय जाए, खत्म, मुझे तो भैया अपने प्रॉफिट से मतलब, या फिर अपने मार्केट शेयर से मतलब, मुझे तो ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए। तो उसके लिए मेरे को कौन से मेजर्स लगेंगे, फाइनेंशियल मेजर्स और मार्केट मेजर्स, है ना। अगर मान लो मैं हूं, मैंने कहा देखो मुझे प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, कस्टमर गाली ना दे मेरी क्लास से खरीद के भैया, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे को किस मेजरमेंट को यूज करना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर। इसीलिए मैं आपसे फीडबैक्स मंगाती हूँ, मुझे फीडबैक दो। मैंने आपसे क्लास का फीडबैक मंगाया था, मैंने बुक आपको दी है, मैंने आपको हैंडमेड नोट्स दिए, उसका फीडबैक मैंने आपसे मंगाया था। आप कभी कभी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वो आपसे फीडबैक मांगते हैं, मैम फीडबैक दे दीजिए। आप शॉपिंग करते हो, अमेजोन वाला आपसे फीडबैक मांगता है, किसके लिए मांगता है, वो क्या करना चाहता है, कस्टमर मेजर करना चाहता है ना। मैं जानती हूँ मेरा कस्टमर रिपीटेटिव कस्टमर होता है, एक बार मुझसे क्लास लेता है, मान लो वो उस ग्रुप को छोड़ देता है या खुदा ना खास्ता कभी कोई तकलीफ होती है, दोबारा भी वो मुझसे क्लास लेता है। मेरा कस्टमर रिटेंशन रेशियो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी और को बोलेगा पढ़ना है तो सोनाली मैम से पढ़ो। तो मेरे मेजरमेंट के लिए क्या अच्छा है, कस्टमर मेजरमेंट। अगर कोई मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी से मेजर करेगा तो शायद मैं उसके लेवल पे नहीं खरी उतरूंगी। बात समझ रहे हो मेरी। तो जैसा कहते हैं ना, जिसको जैसा भाता है वैसे होना चाहिए। तो आपका जो होना चाहिए दैट इज शुड बी रेलेवेंट इन नेचर, रेलेवेंस वाला जो मेजरमेंट है वो करो। एक भी लग सकता है, दो भी लग सकता है, तीन भी लग सकता है, बट रेलेवेंस वाला ही होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना, इजी सिंपल, बोलो यस और नो। तो क्या हमें एक राइट परफॉर्मेंस मेजर चूज करना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा राइट परफॉर्मेंस मेजर कौन सा होगा, जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा, रेलेवेंस जिसकी होगी सबसे ज्यादा, वो हमारे लिए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बेटा, यहाँ से देखोगे ऊपर, रेलेवेंट डेटा 1% होना चाहिए। तो डेटा वर्ड से यूज किया हमने डेटा, 1%। आप देखेंगे 1%, TQA से बेटा डेटा पे 3 चीज आती है, टाइमलीनेस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। मैंने कहा कि मुझे राइट मेजरमेंट जो है चूज करना चाहिए, बिल्कुल चूज करना चाहिए। और अब जो है चॉइस जब हमारी होती है तो दैट इज आल्सो नो बेस्ड, दैट हैज टू बी बेस्ड विद द डेटा अवेलेबिलिटी आल्सो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपके सामने शार्क टैंक वाला वीडियो जो है वो रखा। अब उसके अंदर जा मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर कि आप ये बताइए कि आपने जो है ना कोविड के अंदर जो है इतने कम पैकेट्स क्यों बेचे, बताओ, आपने कोविड में इतनी कम सेल क्यों करी, बताओ। तो वो बोलेंगे यार पता नहीं, हमने तो अपने हिसाब से काम किया था, बट एज पर दी अवेलेबिलिटी, एज पर द डेटा अवेलेबिलिटी, जितना डेटा मेरे पास है मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि कोविड में ट्रांसपोर्टेशन वाज क्लोज्ड, तो इसीलिए मैंने पैकेट ज़्यादा ज़्यादा नहीं भिजवा पाई। तो एज पर द डेटा अवेलेबिलिटी। अब होता क्या है, देखो जब आप बिजनेस चलाते हो ना, बिजनेस चलाने वाले कोई और लोग होते हैं,
बिजनेस करने वाले कोई और होते हैं, बिजनेस को जमाने वाले कोई और होते हैं कभी कभी, तो उनके पास डेटा ही नहीं होता है, तो मेजर इट, मुझे पता ही नहीं है कुछ तो मैं कैसे मेजर करूंगी। तो चॉइस करने के लिए आपके पास डेटा की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर मान लो आपके पास फाइनेंशियल डेटा ही नहीं है और आप क्या करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मेजरमेंट करना चाहते हैं, कर लेंगे, कर सकते हैं। आपने कहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय मेजरमेंट क्राइटेरिया, कस्टमर का फीडबैक ही नहीं है आपके पास में। आप कह रहे हो इंस्टा के फॉलोअर्स, इंस्टा से आपकी सेल होती है, कस्टमर इंस्टा पे फॉलोअर कितने हैं आपके पास, उसकी क्या नहीं है, आपके पास उसका डेटा ही नहीं है, द डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो क्या कर लोगे, क्या आप उस मेजरमेंट क्राइटेरिया को चूज करोगे, नहीं चूज करोगे, समझे। थर्ड इज बेटा, यहां से अवेलेबिलिटी हो गया, दूसरा क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी। आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्राइम डेटा के दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। वो बचपन में आपने वो एक क्वेश्चनर बनाया होगा, कलेक्ट करा होगा कि हाँ कितने लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा यानी कि जो पहले कोई कलेक्ट कर चुका होता है, उसको जब हम यूज करते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा ट्रस्टवर्दी होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी। प्राइमरी ज्यादा ज्यादा हमारे को ट्रस्टवर्दी लगता है। तो अब मान लो डेटा अवेलेबल तो है, बट डेटा की क्वालिटी ऐसी है कि मैं उस पर रिलाई नहीं कर पा रही हूँ। डेटा की क्वालिटी कैसी है, रिलाई नहीं कर पा रही हूँ। कस्टमर की फीडबैक तो है, बच्चों का फीडबैक तो दे रखा है, बट बच्चों का फीडबैक जो है ना, वो ऐसे ही कलेक्ट कर लिया है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, दैट इज नॉट द रियल फीडबैक। आई होप कि आपको समझ में आई हो चीजें। डेटा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है टू रिलाई अपॉन इट। अच्छा छोड़िए, आप मुझे ये मत बताइए कस्टमर का फीडबैक कैसे था, आप बताइए मुझे कि आपने ऐसे ये कैसे किया, समझ रहे हो, क्योंकि आप रिलाई नहीं कर पा रहे हो उस डेटा के ऊपर जिस पर बेस्ड आप उसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हो। तो क्या मेजरमेंट कर लोगे, नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ डेटा क्वालिटी। और लास्ट क्या है बेटा, डेटा बताओ, एक टका, टका टी से टाइमलीनेस। डेटा है, अवेलेबल भी है, अच्छी क्वालिटी है, बट अभी पता नहीं है, समझ रहे हो, यानी कि टाइमलीनेस, टाइम अभी इस टाइम मुझे नहीं पता, टाइम बेस्ड डेटा, टाइम is not that much time at this point of time I am not having the data timeliness is not there, यानी कि it is not up to date। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि अच्छा आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया है, सर एज पर दी डेटा, अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, मैंने ही हैंड में नोट्स बनाए थे लेटेस्ट के, अच्छा मैंने इस पे लिखा है कितना 60 के स्टूडेंट्स है, ओके ओके ओके, समझ रहे हो। टाइमलीनेस, डेटा टाइमलीनेस के ऊपर भी हम जाते हैं। ओ तो मतलब आपके पास अभी करंट का डेटा नहीं है, ओके ओके ओके, मतलब कि ये जो आपने बुक छपवाई थी, ये कब छपवाई थी, जनवरी में, ओके ओके। तो जनवरी में आपका वहां तक 60K था, जनवरी से फरवरी का तो आपने इसमें डाला ही नहीं है, ओके, तो डेटा इज नॉट अप टू डेट। सो अगर मान लो आपके पास, आप सेल्स निकालते हो, जब आप रेशियोज निकालते हो, आपके पास डेटा ही नहीं है लेटेस्ट, तो आप रेशियोज निकाल सकते हो, सही निकल जाएंगे वो रेशियोज। एक महीने में आप डेट रेस कर सकते हो और उससे आपका डेट इक्विटी हिल सकता है ना, समझ रहे हो। तो जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है उसमें अगर डेटा टाइम से नहीं है आपके पास, आज का टाइम, आज आप बात कर रहे हो, आज आपके पास जो है डेटा नहीं है, टाइमलीनेस नहीं है, तो क्या ही फायदा। दैट इज अ डेटा टाइमलीनेस, यानी कि डेटा अप टू डेट होना बहुत जरूरी है, टाइम पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, अप टू डेट होने के साथ साथ। क्लियर हो गया। अगर आपका डेटा अप टू डेट नहीं है तो मैं उस पर बेस्ड कभी भी क्या नहीं करूंगी, मेजरमेंट नहीं करूंगी। क्योंकि अगर मैं रेशियोज बिठाऊंगी, मेजरमेंट करूंगी, तो हो सकता है कि गलत चला जाए मेरा आंसर। इसलिए आपको याद होगा कि जो कोविड का टाइम था उसके बाद की जितनी फॉर्म्स थी उनसे बोला चलो कोई बात नहीं, आप कोविड का हटा दीजिए, आप अभी का बताइए, वो छोड़िए। तो ये हमारी 4 पॉइंट्स है, एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो बनता है आफ्टर द टॉपिक टाइप्स, दिस इज चॉइस। तो चॉइस किस पर, यानी कि आपको कौन सा मेजरमेंट लेना है, चॉइस किस पर बेस्ड है, रेलेवेंस, रेलेवेंस पर बेस्ड है, आपकी कंपनी का गोल क्या है उस पर बेस्ड है। सेकंड, डेटा की अवेलेबिलिटी पर, डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे मेजर कर लोगे।
थर्ड, डेटा टका, TQA, क्वालिटी अवेलेबल है डेटा बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर क्या कर लोगे, रेशियोज वगैरह निकाल के। और अगर आपके पास में डेटा अप टू डेट नहीं है तब भी आप उसके ऊपर मेजर करके रेशियोज निकाल के कोई फायदा नहीं है। डन हो गया, सिंपल हो गया, 3 पॉइंट तो डेटा के ऊपर ही है। अब लास्ट आता है बेटा इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक की इम्पोर्टेंस सबसे कम है। हाँ प्रत्युष बोलो बेटा। मैम ये चॉइसेस वाला टॉपिक और ऑडिट एविडेंस से रिलेट कर रहा है। बहुत कुछ से रिलेट कर रहा है, EIS से भी रिलेट कर रहा है, ऑफिस EIS मैम का ही टॉपिक रेलेवेंस था। वगैरह। हाँ चलो ओके, ये आपको बताती हूँ जो टॉपिक्स ऐड नहीं हुए, जैसे मेनलू मैट्रिक्स, SPM, अभी एक और टॉपिक पढ़ाऊंगी 7S वाला। ये सारे टॉपिक ना आपके CA फाइनल में जो SCM करके सब्जेक्ट था, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंसेस, SCM, तो ये सारा CA फाइनल की कॉस्टिंग से उठा के यहाँ रखा हुआ है, सारा CA फाइनल की कॉस्टिंग है ये। चलिए तो हमारा इम्पोर्टेंस पे जाते हैं। इम्पोर्टेंस तो बहुत ही इजी है, आ जाइए यहाँ पर। तो बताइए हम जो है हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये 4 चीजें हैं जिससे कि जो कि बेसिकली दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द SPM। एग्जाम के लिए नॉट दैट रिलेवेंट, रीडिंग भी लगा लोगे तब भी चलेगा। दिख गए स्क्रीन पे चारों के चारों। द फर्स्ट वन जो कि मैं प्रत्युष के लिए बोलूंगी, रिसोर्स एलोकेशन, है ना। अगर आपने परफॉर्मेंस मेजर कर लिया तो आप सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन पे डिसीजन मेकिंग चेंज करेंगे। मैंने आपको पहले मैट्रिक्स भी पढ़ाए थे। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर किसी SBU, अगर किसी यूनिट में लॉस आ रहा है तो मैं उससे पैसा निकाल के कहीं और लगाती थी, दैट वाज द रिसोर्स एलोकेशन। अगेन दीज आर द इंडिकेटर्स, मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंगली आई विल एलोकेट माय रिसोर्सेस, सिंपल। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट, कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है इनके थ्रू, बोलो हाँ कि ना, इंडिकेटर्स हैं ये, इम्प्रूव करूंगी। नेक्स्ट इज गोल अलाइनमेंट, क्योंकि हम जो है सब काम किसके लिए कर रहे हैं, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम ये मेजरमेंट कर लेते हैं तो इससे हम अपने गोल्स को अचीव और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ट्रैकिंग रख पाएंगे कि हम हमारा गोल अचीव हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो जानते ही हो ना, आपकी आंसरेबिलिटी बेसिकली, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी, जो कंपनी में पैसा डालेगा उसकी उसकी टुवर्ड्स आपकी अकाउंटेबिलिटी बैठती है ना। अगर आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप सुनना ध्यान से, GST का पैसा उठा रहे हो तो आपको अपनी कंपनी GST पे भी करना पड़ता है ना। तो क्या GST की जो बॉडी है हमारी, वो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रखेगी क्या, हम उसके प्रति अकाउंटेबल नहीं है कि हमने इतनी सेल्स करी है, इतना हमारा GST बनता था, इतना इनपुट है, इतना माइनस कर दो और ये हम आपको पे कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो देयर हैज टू बी द अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज। तो जो ये मेजर्स होते हैं ना, ये मेजरमेंट जो होते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे लोगों को चुपचाप कर सकते हो कि भाई देखो हमने इस बार इतना प्रॉफिट कमाया, उसके हिसाब से इतना टैक्स बनता था, ये कितना इजीली आप बता सकते हो। बट अगर आप मेजर ही नहीं करोगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, सर अभी तो कमा रहे हैं सर, फाइनेंशियल ईयर क्लोज थोड़ी हुआ है सर, क्या बताएं सर, ऐसी बातें आप बोलोगे, समझ रहे हो। तो अकाउंटेबिलिटी आपकी बेहतर हो जाती है जब आप ये मेजरमेंट करने चालू कर देते हो। ओके, दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। तो क्या मैं इसको याद करने के लिए भी टेक्निक दे दूं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी दे देती हूँ, बताओ दे दूं। रागी, चलिए फटाफट से बताइए, R से क्या होगा, रिसोर्स एलोकेशन, A से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, G से क्या होगा, गोल अलाइनमेंट। गोल अलाइनमेंट, यानी कि आप अपने गोल्स पे अलाइन रहेंगे। और I से क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट वर्ड इज इम्पोर्टेंट, जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है। डन 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 डन, समझ में आ गया। सो विद दिस वी आर डन विद द टुडेस टॉपिक SPM। दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड आई बिलीव कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको काफी हद तक मैंने फोकस किया याद करवाने पर, और एक वीडियो इसे चलवा के दिखा दी कि कुछ तो वीडियो से देखकर आप लिख ही दोगे एग्जाम के अंदर, कोई ना कोई तो कर ही दोगे।
मेन जो है आपका टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ द एसपीएम, और एसपीएम का दूसरा नाम क्या होता है? KPI. KPIs. ठीक है, चलिए, ओके. सो विद दिस वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास. आई हैव राइट नाउ आई हैव जस्ट रिसीव अ कॉल फ्रॉम समवेयर, तो मेरे को जाना पड़ेगा. तो आज की क्लास हम ये भी खत्म कर रहे हैं. टुमारो विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास जिसकी इंटीमेशन आप तक पहुंच जाएगी. टॉपिक को एक बार रीड कर लेना. No, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, बाय एवरीवन. जल्दी रोता रहे.